आप सभी का स्वागत है। मैं उमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा हूं और अभी हमने आपके इंट्रो दिखाया कि किस तरीके से अलग अलग पार्टी के जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो पहुंचे हैं लेबर कमीशन पर। और हम आप सभी को बताना चाहेंगे, जैसे कि आप सभी ठीक मेरे सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर श्रमिक भवन है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यहाँ के जो श्रम के हित में जो कार्य होता है वो यहाँ पे किया जाता है। ठीक इन्हीं सब कारणों के साथ आज कुछ ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे कि राजनीति जो है इस बार अभी अलग तरीके से अपना नया रूप ले रही है। खासकर बात करें दार्जिलिंग में, तो यहाँ पर दार्जिलिंग में जो राजनीति है इसे समझना फ़िलहाल सबके परे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपनी ही पार्टी में 2 से 3 रूप हो गया है। हम आपको बताना चाहेंगे, अगर बात करें अगर हम दार्जिलिंग में और दार्जिलिंग की राजनीति की, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष होता है वो होता है श्रमिकों का, यानी कि जो टी वर्कर है वो। और अगर सबसे बड़ा रेवेन्यू की बात करें तो टूरिज़्म और टी ही है यहाँ पर सबसे बड़ा रेवेन्यू का। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो लेबर कमीशन के अंतर्गत आने वाले जो श्रमिक है, उन्हें सुचारू रूप से उनके कार्यभार, उनकी वेतन और उनका देख रेख और उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए ट्रेड यूनियन होते हैं। और इन्हीं ट्रेड यूनियन को खुश करने के बाद ही दार्जिलिंग में अगर अच्छी लड़ाई और बड़ी लड़ाई अगर करी जा सकती है तो इन्हीं के समर्थन से ही किया जा सकता है। और इन्हीं सभी चीज़ों के ध्यान में रखते हुए अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि कई तरह की पार्टियां जो हैं वो सिलीगुड़ी के जो श्रमिक भवन है वहाँ पर इकट्ठा होकर एक त्रिपक्षीय मीटिंग कर रहे हैं, जहाँ पर मिनिस्टर, जो बागान और चाय बागान के जो मालिक है वो, और श्रमिक दल के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कई नामचीन लोग भी हैं यहाँ पहाड़ के जो श्रमिकों के लिए हमेशा उनकी हक की लड़ाई के लिए वो लड़ते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर इस त्रिपक्षीय मीटिंग में सभी को अनुमति नहीं दी गई है। एक ट्रेड यूनियन से 3 लोगों की पहले बात कही गई थी, बाद में 1 लोगों को ही इस मीटिंग में अटेंड होने का परमिशन मिला। और आपको हम बताना चाहेंगे कि इस परमिशन में फ़िलहाल यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर बिमल गुरुंग और विनय तामांग के 2 जो गुट है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और दोनों में से किसी एक को अनुमति मिलनी थी। कहा जा रहा है कि एक का जो पूरा जो उनकी जो लीगल जो उनकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो एकदम लीगल है, सही तौर पे है, और दूसरा उस पर ज़बरदस्ती हावी हो रहा है। ऐसे में इन दो पक्षों के बीच में एक थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति है। हालांकि अभी एक मीटिंग हो रहा है, इस मीटिंग के दौरान मिनिस्टर किसके हित में और किसके पक्ष में इस बात को साफ करेंगे तहे दिल से, और हम कहें तो एक तरह से पूरी तरह से आज साफ हो जाएगा कि राज्य सरकार जो है 2 पार्टियों को लेकर चलेगी या फिर एक ही ट्रेड यूनियन को दावी बनाएगी, जिससे पूरी तरीके से काम को निकाला जा पाए। क्योंकि जो लीगली अगर हम बात करें तो दोनों में से किसी एक को ही समर्थन मिलना उचित है और वो सही है, लेकिन यहाँ पर दोनों को किस तरह से एंटरटेन किया जाएगा ये एक देखने और सोचने वाला विषय है। फिलहाल इस समय में, इस दौरान, इस श्रम त्रिपक्षीय मीटिंग को लेकर किस तरीके से क्या कुछ कहना है अलग अलग पार्टियों का, कुछ पार्टियों की बातें हमने आपके लिए लाई है। आइए सुनते हैं सभी का क्या कहना है। আমাদের মূল দাবি স্টাফ সাবস্টাফ, এরা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত। এদের প্রায় 4 বছর ধরে মায়না বাড়ে না। আমরা মিনিমাম ওয়েজের আন্দোলন আগে ঠিকই করেছি, আমরা এখনও মিনিমাম ওয়েজ হোক এটা চাই। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো যতক্ষণ মিনিমাম ওয়েজ না হচ্ছে ততক্ষণ পুরানো যে ধাঁচা ছিল 3 বছরের এগ্রিমেন্ট সেটা চালু করা হোক। এর জন্য আমরা স্টাফ সাবস্টাফ জয়েন্ট কমিটি করে নন পলিটিক্যালি একটা মুভমেন্টও করেছিলাম, আপনারা জানেন। আমরা 20শে আগস্ট মালিক পক্ষকে এবং সরকারকে একটা চার্টার অফ ডিমান্ডও দিয়েছি। সেখানেও আমরা বিস্তারিতভাবে কি স্কেল হওয়া উচিত তা উল্লেখ করেছি। তার পরিপ্রেক্ষিতেই আজকে মিটিং, মাননীয় মন্ত্রী থাকবেন। এর আগের দিনেও মিটিংয়ে মন্ত্রী আমাদের দাবিকে মেনে নিয়েছেন এবং মালিকরাও মেনেছে। আজকে মন্ত্রী যেটা সেদিন বলেছিলেন যে একটা স্কেল তৈরি করার ব্যাপারে, সেটার ব্যাপারেই আজকে মিটিং। আমাদের মূল যে দাবি 3 বছরের এগ্রিমেন্ট ফিরে আসুক, যতক্ষণ মিনিমাম ওয়েজ না হচ্ছে। আমরা মিনিমাম ওয়েজের বিরুদ্ধে না। আগে যেভাবে হচ্ছিল, মানে 3 বছরে কি মানে যে এটা বেতনটা কিভাবে মানে ইয়ে হচ্ছিল? আগে 3 বছর পর পর একটা মালিকদের সাথে, সেটা ত্রিপাক্ষিক হোক বা দ্বিপাক্ষিক হোক, একটা চুক্তি হতো, সেখানে একটা স্কেল তৈরি হতো। এটা কত বছর থেকে হয়নি? এটা লাস্ট হয়েছিল 2015-তে, সেটা 2017-তে এক্সপায়ার করে গেছে।
31 মার্চ 2017। 1 এপ্রিল 2017 থেকে আমাদের পেন্ডিং। আপনার নাম আর আমার নাম সাধন দাশগুপ্ত, स्टाफ सब स्टाफ जॉइन कर। आज चाहिँ स्टाफ र सब स्टाफहरूको चाहिँ के दाबी लिएर चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ मिटिङ छ अनि तपाईँहरूको प्रतिनिधिहरू कतिजना हुनुभएको छ? हाम्रो हेर्नुहोस् है, स्पेसली त अब यो फर्स्ट 2017देखिको हामीले मिटिङै एटेन्ड गरेको थिएन डिटिटिपिएलयुले। अब यादै छ सबै प्रेस मिडियादेखि लिएर दर्शकवृन्दलाई पनि याद छ कि 2017देखिको के भएको थियो, विनय फ्याक्सनले जबरजस्ती डिटिटिपिएलयु हत्याएको थियो र आज फर्स्ट मिटिङ हुँदैछ। तर 2017को अगाडिको मिटिङमा जुन चाहिँ 18% हाइक भएको थियो लेबर वेजेस, त्यसरी नै स्टाफको पनि हुनुपर्छ जबसम्म मिनिमम वेजेस लागू हुँदैन। 3 इयर्सको जुन चाहिँ प्याटर्न थियो दार्जिलिङ डिटिएमा एग्रिमेन्ट बाइपार्टाइट होस् या ट्राइपार्टाइट पनि होस्, 3 इयर्सको जुन चाहिँ प्याटर्न छ त्यही नै लागू गरेको हुनुपर्छ जबसम्म। किनभने हेर्नुहोस् है, 4 वर्ष भइसक्यो मिनिमम वेजेस लागू गर्नुपर्छ भनेर एउटा कमिटी गठन बनेको थियो सरकारको पक्षबाट, मालिकको पक्षबाट र युनियनको पक्षबाट, र अहिलेसम्म पनि त्यो कमिटीले काम गर्यो। 4 वर्ष लागिसक्यो र कहिलेसम्म यो इन्टेरियम भन्ने हामी चाहन्छौँ। 3 इयर्स जुन चाहिँ प्याटर्न छ पहिलाको, जबसम्म मिनिमम वेजेस लागू हुँदैन त्यही प्याटर्न नै लागू गरेको हुनुपर्छ। हामी अहिले पनि मिनिस्ट्री लेभलमा हामीले अब्जेक्सन गरेको छौँ। साथै एडिसनल लेबर कमिसनर जो मोहम्मद रिजवान साहब हुनुहुन्छ अहिले कलकत्तामा, उहाँसँग पनि टेलिफोन कन्भर्सेसन भइरहेको छ। तिनीहरू एउटा रेजिस्ट्रेसनमा कसरी दुवटा युनियनको रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ, हामी एकदमै अब्जेक्सन गरिरहेको छौँ र सरकारलाई पनि हामी यहाँबाट अपिल गर्न चाहन्छौँ कि इन्टरटेन विनय फ्याक्सनलाई दिएको हुनु हुँदैन। किनभने ट्रेड भनेको कानुनै कानुन, यो ट्रेड विङ्सको नमा ट्रेड डिस्प्युट एक्टमा आइन्छ यो, र ट्रेडलाई दुईटा जसरी पार्टीलाई दुईटा फ्याक्सनमा दिएको थियो हाइकोर्टले, त्यो चाहिँ हामी चाहँदैन, एकदमै चाहँदैन। र म्यान्डेट देखाउनु पर्छ भने मेम्बरसिप भोलि पर्सिदेखि नै हामी बगानमा बाँडेर हामी मेम्बरसिप कलेक्सन हाम्रोमा यति म्यान्डेट छ भनेर पनि देखाउन सक्छौँ। सरकारलाई अपिल छ, एउटै विमल फ्याक्सन जो ओरिजिनल डिटिडिपिएलयु छ, पिटी शेर्पा र सुरज सुब्बाको अन्डरमा छ, त्यसलाई नै इन्टरटेन गरेको हुनुपर्छ भन्ने हामी दाबी गरेको छौँ। अब कुरा बुझ्छ, उनीहरूले राम्रोसँग कुरा बुझ्छ। 2007मा जब के अरे यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल पन्थीको गठन भयो, गठन भइसकेपछि अन्त 2010-11मा यिनीहरूले रेजिस्टर्ड गरेको हो यो डिडिपिएलयु होइन, रेजिस्टर्ड नम्बर 21768 होइन, 21768 उनीहरूले रेजिस्ट्रेसन गरेर उनीहरूले चलाएको हो, एकदमै सही हो, यसलाई त्यो नकार्नु सकिँदैन हो। अन्त पछि जब 2017मा एकदम चाहिँ दार्जिलिङको पोलिटिकल सिनेरियो नै चेन्ज भयो। चेन्ज भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ के भयो, त्यति बेला उनीहरू त्यो कमिटी चलाउने पनि भएन, चिया बगानको मान्छेहरू लथालिङ्गै भइराखेको थियो, म्यानेजमेन्टको एकदमै चाप परिराखेको थियो होइन। अब बोल्ने उ गर्ने भन्ने यही डिडिपिएलयु थियो। अन्त त्यो 2017को आन्दोलनले चाहिँ एकदम तितर भइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई फेरि अब विनय पन्थीले फेरि त्यसलाई चाहिँ के गर्यो, विनय र अनितले चाहिँ त्यसलाई एसेम्बल गरेर त्यसलाई राम्रोसँग चलाउनुपर्छ, लेबरहरूले दुःख नपाओस्, चिया बगानको मान्छेले दुःख नपाओस् भन्ने हेतुले उहाँहरूले एउटा यसलाई सङ्गठन गरेर हामीलाई, म र कर्स्याङको हाम्रो करुणा गुरुङ अनि म लगायत भएर हामीलाई एउटा कोअर्डिनेटरको रूपमा हामीलाई राख्यो। कोअर्डिनेटर हामीलाई दिएर हामीले 6 महिना जस्तो कोअर्डिनेटर गऱ्यौँ। गरिसकेपछि त्यसपछि पनि कसैले क्लेम गरेन, काहीँ केही भएन। त्यसपछि चाहिँ एउटा न्युली गठन गऱ्यो, पुरानोलाई एकदमै पूर्ण रूपले डिजल्भ गरेर न्यू गठन गऱ्यौँ। न्यू गठन गर्दाखेरि अब अहिले हाम्रो नयाँ कमिटी छ, त्यसमा अब हाम्रो पुरानो जस्तै पिटी शेर्पा सर अब जो उहाँ हुनुहुन्छ के अरे त्यति बेलाको प्रेसिडेन्ट थियो, त्यति बेलाको प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ फेरि अब नयाँ कमिटीमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई प्रिन्सिपल एडभाइजर राख्यौँ हामीले। हजुर, प्रिन्सिपल एडभाइजर उसले पनि एडमिट गऱ्यौँ, उहाँ पनि बस्नु भएको छ, मिटिङमा सबै सिग्नेचर भइराखेको छ होइन। अनि पुरानो कमिटीमा जस्तै मिलन प्रधानहरू भयो, प्रशान्त प्रधानहरू जो भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो पहिलाकोमा, उहाँहरू सबै हामीसँग सम्मिलित भयो। भइसकेपछि त्यो कमिटीलाई अहिले हामीले एउटा रुल्स अनुसार हामीले त्यसलाई रिन्युअल गर्दै आउँदैछौँ होइन, रिन्युअल गर्दैछौँ। त्यसमै रिन्युअल गरेर 17 पछाडि रिन्युअल हुँदैछ। अब रिन्युअल भइसकेपछि एक्सेप्ट पनि गर्यो। गरिसकेपछि अब फेरि उनीहरूले त्यही कुरो चलाउँछु भन्नु चाहिँ अलिकति कुरा मिलेन नि त
उहाँहरूले त कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि त। अब त्यही रेजिस्ट्रेसन नम्बरलाई चाहिँ हाम्रोले रिन्युअल गरेर हामीले मन्थली जुन चाहिँ रिटर्नहरू बुझाएर त्यो सबै गरिसकेपछि आज उहाँहरूले त्यो पहिला हामीले गरेको हो हामी नै चलाउँछौँ भन्नु चाहिँ अलिकति मिलेन। पिटी शेर्पाजीले चाहिँ फेरि अब्जेक्सन लेटर लेख्नु भएको छ अरे मलाई घटकलाई मन्त्रीलाई कि जस्तो त्यो जुन 17 देखि यताको डिटिटिपिएलयु चाहिँ इलिगल चल्दैछ भनेर। त्यसमा अब त्यो त उसको आफ्नो व्यक्तिगत विचार हुनसक्छ, तर अब लिगल्ली हो भनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ प्रिन्सिपल जो एडभाइजर भयो, प्रिन्सिपल एडभाइजर भएको बेलामा त उसले त सिग्नेचर गरेको छ नि त, मिनट बुकमा सिग्नेचर गरेको छ, विनय तामाङको चेम्बरमा उहाँले सिग्नेचर गरेको कुराहरू हो नि त। हामी त झुटो बोल्ने कुरा त आएन। यो मिटिङको चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि लेटर आएको थियो? हामीलाई लेटर आएको थियो, हामीलाई त पहिल्यैबाट आएको, जज बजार दार्जिलिङ भनेर चिठी आएको हो। त्यसपछि त आज कतिजना प्रतिनिधिहरू तपाईँहरू? आज हामी यता गोरुबथानबाट हामी 2 जना ल्याएका छौँ, दार्जिलिङ गोरुबथान कालिम्पोङ जिल्लाबाट, डिस्ट्रिक्टबाट। अनि हाम्रो प्रत्येक युनियनको एकजना मात्रै एन्ट्री दिँदैछ तपाईँहरूको चाहिँ? होइन हामी भन्छौँ, हामी अब दार्जिलिङ पाहाडको एउटा ठुलो चारैपट्टि छरिएर बसेको टी गार्डन हो। सबैले यो अब एउटा क्युरियोसिटी छ कि के हुन्छ कसो हुन्छ। धेरै ऊ महिना वर्ष भइसक्यो यो स्टाफ सब स्टाफ एकदमै उनीहरूलाई कुनै रोजहरू नबढेको कारणले गर्दाखेरि होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी 2014-15 देखि बढेको छैन। आजको मिटिङमा को आउनु हाम्रो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट पनि आउनु हुँदैछ र ब्रान्च कमिटीको दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीको बालम तामाङ आउनुहुन्छ होइन। अनि त्यस्तै प्रकारले कर्स्याङबाट प्रणय रसाइली प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, कर्स्याङ सब डिभिजनको करुणा दिदी आउनुहुन्छ। अनि हाम्रो जेबी तामाङ के अरे वर्किङ प्रेसिडेन्ट उहाँ पनि आउनुहुन्छ। अनि गोरुबथानबाट पनि हाम्रो केबी। सरकारले अब कोसँग नेगोसिएट गर्नु तपाईँहरूसँग? त्यो चाहिँ सरकारले जान्दछ अब, किनभने अहिलेसम्म चाहिँ हामी कुनै भ्रममा छौँ, किनभने हामीले चलाउँदै आएको यो दुनियाँलाई थाहा छ। फेरि अब अहिले उनीहरूले आएर अङ्कुशे थाप्यो भन्ने त्यो अर्को कुरा हो। किन अहिले ट्रेनिङको कुरा गर्दाखेरि त्यो कोभिड-19 पनि अब त्यो धेरै तपाईँले सेवापूर्वक हो थाहा छ, तर फेरि टी गार्डनको लेबरहरूको लागि भनेर एउटा फन्ड पनि कलेक्सन गर्नुभएको थियो जिटिएको चेयरमा। त्यो फन्डको स्ट्याटस के छ अहिले? त्यो फन्ड चाहिँ के भएको छ भने अहिले त्यो फन्ड चाहिँ के भने अब हाम्रो कमसेकम दार्जिलिङ पाहाड मात्रै हेरेर हो भनेदेखि चाहिँ चिया बगानको मजदुरहरूलाई चाहिँ बाँड्नु हो भनेदेखि चाहिँ 400-500 रुपियाँदेखि बेसी पर्दैन। हेर्नुहोस् के अरे 2 करोडदेखि अलिक बेसी उठेको रहेछ होइन। त्यो कुरो हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। अन्त त्यो 2 करोड उठेर चाहिँ अझै त्यो जिटिएले जति उठेको छ के अरे अब मान्छेले जति पनि सेवा गर्नेहरूले जति दिएको छ रिलिफ फन्डमा त्यसमा जति उठेको छ त्यति नै चाहिँ विनय सरले चाहिँ थप्ने, अनित थापाले थपेर जिटिएको तर्फबाट थपेर चाहिँ लेबरहरूलाई दिउँ भन्ने उहाँको सोच हो। तर त्यो दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला सर्वदलीय बैठक जति पनि दार्जिलिङ पाहाडमा ट्रेड युनियनहरू छ, काङ्ग्रेसको ट्रेड युनियन पनि जाँदैछ, गोजामुमोको पनि जाँदैछ, सबलाई बोलाएको छ। मन्त्री त सबैको हो, एकजना टिएमसीको मात्रै होइन। अन्त डेमोक्रेसी छैन भन्नु चाहिँ एकदम अर्थहीन कुरा हो। एउटा कुरा भन्नु कि अब जस्तै मैले अब अपोजिसनको भोइस अब पत्रकारहरूले बोक्नै पर्छ कि, तर 2015देखि त्यो स्टाफ र सब स्टाफहरूको चाहिँ वेज नबढ्नुमा त गभर्मेन्ट पनि कहीँ फेल होइन। हामीले पार्लियामेन्टमा मिनिमम वेज चालु हुनुपर्छ। यो चाहिँ मिनिमम वेज दिने चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टको हो, तर पनि हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टले पहिला लेफ्ट फ्रन्टको टाइममा कति 86 कि 81 कति थिएन पैसा भने अहिले त 176 भएछ। यो त हाम्रो सरकार आएपछि गरेको। त्यो पनि अब डिमान्ड हामीले राखिराखेको छौँ। तर यो मिनिमम वेज चाहिँ लागू हुनुपर्छ, नट ओन्ली इन टी गार्डनलाई त छँदैछ, तर पनि अरू पनि त हाम्रो लेबरहरू क्लासकोहरू छ होइन, जो फ्याक्ट्रीतिर काम गर्छ, उनीहरू सबैलाई नै यो चाहिँ चालु हुनुपर्छ। यो अहिलेसम्म पनि भारतको केन्द्र सरकार बिजेपी सरकारले गरेको छैन, खालि आश्वासन मात्रै दिएको छ, तर प्र्याक्टिकली केही गरेको छैन। जुन बिल ल्यायो अहिले एन्टी फार्मर्स बिल ल्याइरहेको छ। आज देख्नु हुँदैछ त एकजना फार्मर के अरे बिचरा त्यो धर्ना गर्दै मर्यो। धर्ना गर्नुधरि पनि जन्तर मन्तरमा दिएको छैन। फार्मर कृषि बिलको एगेन्स्टमा उनीहरूले धर्ना गर्दैछ। धर्ना गर्नु प्रोटेस्ट गर्नु त कन्स्टिट्युसनल राइट हो नि त, कसैको पनि कोही पनि प्रोटेस्ट गर्नु पाउँछ, त्यो कन्स्टिट्युसनल राइट हो। त्यसलाई पनि हनन गरेको छ, जन्तर मन्तरमा गर्नु दिएन अस्ति। अन्त यो चाहिँ के डेमोक्रेसी हो? अन्त यहाँ बङ्गालमा डेमोक्रेसी छैन, बल्ल कोही बेला आउँछ आएर भनेर जान्छ।
फिल्डमा गर न काम। हामी त ग्रास रुटमा मानिससँग जोडेको छौँ। प्रत्येक कनमा यो पेन्डेमिकको समयमा हाम्रो यहाँ दार्जिलिङको हाम्रो चिफ कोअर्डिनेटर एनबी खवास उहाँ जग्गा जग्गामा जानुभयो। हामी सबै लागि परेको छौँ। हाम्रो मुख्यमन्त्री पनि पुरा यो पेन्डेमिकभरि तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, उहाँ एक दिन पनि बस्नु भएको छैन। 3-4 साल भइसक्यो अहिलेसम्म उनीहरूको इन्क्रिज भएको छैन होइन। आज हेरौँ के रिजल्ट आउँछ। हाम्रो लेबर मिनिस्टर कतिको लेबरको पक्षमा छ होइन। त्यसरी पनि ढिलो भयो, अझै ढिलो हुन्छ। अगर फैसला भएन भने हाम्रो त हिजो पनि गेट मिटिङ भयो, आनेवाला दिन फेरि कन्टिन्यू डुवर्समा त डल्लै भयो। बिमलजीको आगमनलाई कस्तो प्रकारले तपाईँले लिनुहुँदैछ? होइन हेर 3.5 वर्ष बाहिर थियो र म चाहन्छु सबै आजाद देशमा आजाद हामी एउटा नागरिक हो र सबैलाई आफ्नो घरमा जानु कर्तव्य हो। सबै आफ्नो घरमा बसेर शान्तिको जिन्दगी राजनीतिक त आउँछ र जान्छ होइन। कमसे कम वो घर पहुँचोस्। अभी हमने आपको जो श्रमिक जो त्रिपक्षीय मीटिंग है इसके बारे में जानकारी दी। क्या कुछ कहना है अलग अलग पार्टियों का ये आपने सुना, और आगे क्या कुछ निर्णय आज ही आएगा या फिर कल के दिनों में आएगा, इसकी इंतज़ार हमारे साथ साथ हमारे दर्शकों के साथ साथ उन सभी श्रमिकों के लिए भी इंतज़ार का विषय है जो लगातार काफ़ी संघर्षों के साथ गुजरे हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ और मुद्दे में अगर हम बात करें, अलग पार्टियों ने जैसे मेंशन किया कि पिछले 2017 में जो उनका जो सैलरी इंक्रीजमेंट था, जो उनकी जो अवधि थी, जो लेबर कोस्ट था, उस पर जो अवधि थी वो बढ़नी थी, लेकिन पिछले हर 3-3 साल में ये अवधि बढ़ती थी, कुछ परसेंटेज बढ़ते थे। लेकिन इस बार 2017 के बाद 2 साल की अंतराल हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई जो इंक्रीजमेंट है उनके दरों पर वो अभी नहीं आया है। तो इन सब चीज़ों के लेकर और भी कई तरह की इंटरनल कुछ बातें हैं ट्रेड यूनियन की मैनेजमेंट को लेकर, जो मालिक है उनके मैनेजमेंट को लेकर, किस तरह से राज्य सरकार इस पर अपना दायित्व लेगी या किस तरह से वो इंटरफेस इस मुद्दे पर करेगी, इन सब चीज़ों को लेकर एक बात स्पष्ट रूप से सामने आएगा। फिलहाल इंतज़ार है कि आगे क्या कुछ और भी नई जानकारी हम आप तक पहुँचा पाएंगे। अब तक के लिए मैं अमर शाह आप सभी के साथ खबर आजकल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। क्या आप घर बैठे ही अपनी आवश्यक चीजों को पाना चाहते हैं? चिंता ना करें, क्योंकि ऑल इन 24 आपको दे रहा है कम रेट्स पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे पाए ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स और एसेंशियल्स। आकर्षित ऑफर्स के लिए अभी ऐप डाउनलोड करें और जल्दी ऑर्डर